हेलो स्टूडेंट्स, सो आई होप एवरी वन ऑफ यू इज़ डूइंग फाइन। तो आज हम चल रहे हैं नेक्स्ट लेक्चर की तरफ, दैट इज़ स्ट्रक्चर ऑफ एटम के। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग 2 लेक्चर्स कवर कर चुके हैं। उन लेक्चर्स में हमने ये पढ़ा कि मैटर जो है, यानी मैटर एटम से मिलके बना होता है, और जो एटम होता है इट कंसिस्ट ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स। ठीक है, तो पहले 2 लेक्चर्स में हमने उन चार्ज्ड पार्टिकल्स के बारे में देखा, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में देखा, और किस तरीके से वो एटम के अंदर अरेंज्ड होते हैं उसका एक मॉडल ऑफ एटम हमने पढ़ा था, दैट इज थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम लोग इसी चीज़ को कंटिन्यूटी में पढ़ेंगे कि और कौन कौन से ऐसे मॉडल्स थे और वो क्यों फेल हुए थे, राइट। तो सबसे पहले हमने थॉमसन्स प्लम पुडिंग मॉडल पढ़ा या थॉमसन्स क्रिसमस पुडिंग मॉडल पढ़ा। आज के लेक्चर में हम लोग रदरफोर्ड्स के मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अगर मैं पहले बात करती हूँ तो मैंने आपको थॉमसन्स के मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे वो आपको बताए थे, और उसमें एक ड्रॉबैक ये था कि एक्सपेरिमेंटली उन्होंने कुछ प्रूफ नहीं किया था, उन्होंने ऑब्जर्वेशन के थ्रू बस मॉडल ऑफ एटम बता दिया था या स्ट्रक्चर ऑफ एटम को बता दिया था। ठीक है, तो उनके इस ड्रॉबैक को ओवरकम करते हुए मिस्टर रदरफोर्ड आए और रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसकी हेल्प से उन्होंने अपना एटॉमिक मॉडल दिया। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो उनका एक्सपेरिमेंट था रदरफोर्ड का वो क्या था। ठीक है, उससे उन्होंने क्या ऑब्जर्वेशंस निकाली, क्या कंक्लूजन उन ऑब्जर्वेशन से निकाले, क्या ऑब्जर्वेशंस देखी और उनसे क्या कंक्लूजन्स निकाले। ठीक है, फिर उनको फॉलो करते हुए क्या उन्होंने उसके अकॉर्डिंग अपना मॉडल दिया। ठीक है, और उसके बाद इस मॉडल के क्या ड्रॉबैक्स थे, राइट। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, तो रदरफोर्ड का जो एक्सपेरिमेंट था इसको अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है। तो सबसे पहले यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है दैट इज अल्फा। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस अल्फा वर्ड को समझते हैं। व्हाट इज अल्फा? अल्फा को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ये सिंबल होता है अल्फा का। तो अल्फा एक तरीके के पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं जब हीलियम का एटम जो होता है, ठीक है, उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाए। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं डबली चार्ज हीलियम आयन। ठीक है, जो He+2, इसको हम लोग बोल देते हैं अल्फा पार्टिकल। अब इस अल्फा पार्टिकल के बारे में थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, ये जो अल्फा पार्टिकल होता है इसका मास होता है अराउंड 4 यूनिट्स, यानी 4 AMU। ठीक है, इसके बाद इसका जो चार्ज होता है वो होता है पॉजिटिव, जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं यहाँ पे +2 चार्ज है। ठीक है, तो हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है, क्योंकि हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, अभी आपको धीरे धीरे ये चीज़ समझ में आएगी। हीलियम में 2 ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, और 2 इलेक्ट्रॉन जब निकल जाते हैं तो उसका सिर्फ न्यूक्लियस बचता है। तो इसको हम डबली चार्ज हीलियम एटम या हीलियम आयन भी बोल देते हैं, या फिर हम हीलियम का न्यूक्लियस भी बोल देते हैं। दोनों बातें सही हैं। ठीक है, बट ये दोनों चीज़ें हमें पता होनी चाहिए अल्फा पार्टिकल के बारे में कि इसका मास क्या होता है और इसका चार्ज कैसा होता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने इन अल्फा पार्टिकल्स को लिया और इन अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया एक बहुत ही थिन गोल्ड फॉइल के थ्रू। तो गोल्ड फॉइल क्या है? बेसिकली गोल्ड एक मतलब मेटल है। ठीक है, मेटल है तो वो किससे मिलके बना है? वो एटम्स से मिलके बना है, छोटे छोटे एटम्स से मिलके बना है, राइट। अब उन गोल्ड के एटम्स के थ्रू इन्होंने क्या कराया, अल्फा पार्टिकल्स को बॉम्बार्ड कराया बहुत ही हाई स्पीड से। ठीक है, तो जब उन्होंने इसको बॉम्बार्ड कराया तो उन्होंने कुछ ऑब्जर्वेशंस निकाली। ठीक है, अब वो ऑब्जर्वेशंस क्या हैं वो हमें धीरे धीरे पढ़नी है, तो थोड़ी सी थ्योरेटिकल टॉपिक है ये, बट अगर ये एक बार आपको समझ में आ गया तो बहुत अच्छे से हम इस पे बेस्ड जो भी क्वेश्चंस होते हैं वो हम कर लेते हैं। सो रदरफोर्ड अलाउ अ बीम ऑफ फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स को इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, टू फॉल ऑन अ थिन गोल्ड फॉइल। ऑलराइट, ही ऑब्जर्व दैट। अब इनके ऑब्जर्वेशंस ध्यान से देखना, इनके ऑब्जर्वेशंस मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू ही समझाऊंगी यहाँ पे, जैसा कि आप देख भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम एक और डायग्राम बना लेते हैं।
तो इन्होंने क्या चीज़ें ऑब्जर्व करी, इन्होंने ये चीज़ें ऑब्जर्व करी कि जब इन्होंने उन अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड मेटल या गोल्ड के फॉइल के थ्रू जब उसको पास कराया, तो इन्होंने देखा कि जो ये अल्फा पार्टिकल्स हैं, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट। किस तरीके से पास हो गए, वो स्ट्रेट पास हो गए, राइट। अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेती हूँ पेन का, ताकि आप लोगों को और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। फिर इन्होंने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो थे वो छोटे छोटे से एंगल से जाके डिफ्लेक्ट हुए। सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड थ्रू स्मॉल एंगल्स, मतलब अल्फा पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे टकरा के दूर चला गया, ठीक है। और कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो कि सीधा गए, ऐसे गए और 180 डिग्री पे वापस आ गए, राइट। तो वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स गॉट डिफ्लेक्टेड बाय लार्ज एंगल। लार्ज एंगल मतलब जिस तरीके से वो गए उसी तरीके से वापस आ गए, ठीक है। तो इनकी ऑब्जर्वेशंस हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहली ऑब्जर्वेशन है दैट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। तो ये पिंक वाले जो पार्टिकल्स हैं जो मैंने आपको सीधे जाते हुए बताए हैं, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स। कुछ अल्फा पार्टिकल्स ऐसे थे जो छोटे छोटे एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, पर्पल कलर से जो आप देख पा रहे हैं, ठीक है। एंड वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स बाउंस ऑफ द न्यूक्लियस। बाउंस ऑफ द न्यूक्लियस मतलब वो सीधा गए और वापस आ गए, ठीक है। तो ये उनकी ऑब्जर्वेशंस थी। अब इन ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए उन्होंने क्या कंक्लूजन्स निकाले हैं वो हमें देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। तो चलिए अब हम इन ऑब्जर्वेशन से जो कंक्लूजन्स निकले उनको हम लोग देख लेते हैं। अब आप थोड़ा सा हमें ऑब्जर्व करना है चीज़ों को, हमें देखना है, इनको हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, ठीक है। अब क्या था, क्योंकि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा चले गए, इसका मतलब गोल्ड का जो एटम है वो क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस देयर इज एम्प्टी। क्योंकि अगर कोई जगह एम्प्टी नहीं होगी तो वहाँ से अल्फा पार्टिकल्स कैसे जाएंगे स्ट्रेट, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक रूम से बाहर जा रही हूँ, अगर वो गेट खुला है तभी तो मैं बाहर जा पाऊंगी, अगर वो गेट बंद है तो मैं वहाँ से बाहर नहीं जा पाऊंगी, राइट। क्योंकि अगर कोई बीच में मेरा ऑब्स्टिकल आ जाएगा तो मैं नहीं जा पाऊंगी, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल सीधा सीधा चले गए, मतलब उनको जगह मिल गई आसानी से। इसका मतलब जो गोल्ड का एटम है उसमें क्या है, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी, ठीक है। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन इज दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड एन एटम इज एम्प्टी, ठीक है। अब इसका रीजन क्या था, बिकॉज मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ड स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। क्योंकि जो ये वाले पार्टिकल्स थे, याद करो अभी मैंने आपको बताया था कि ये वाले जो पार्टिकल्स थे ये क्या थे, स्ट्रेट चले गए थे, ठीक है। अब कोई चीज़ ऐसे जा रही है और ऐसे टकरा रही है स्मॉल एंगल से, इसका मतलब कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्स्टिकल है, कुछ ना कुछ ऐसी रुकावट है जिससे वो टकरा के थोड़ा दूर होके चली गई है, ठीक है। तो इसी ऑब्स्ट्रक्शन, इसी रुकावट के बारे में मिस्टर रदरफोर्ड ने हमसे बात करी थी, ठीक है। तो यही रुकावट जो होती है इसी को हम लोग न्यूक्लियस कहते हैं। अभी हम पढ़ेंगे कि इन्होंने किस तरीके से अपने एटम को बताया है, ऑलराइट। तो चलिए अब सेकंड जो हमारा कंक्लूजन है दैट द एटम हैड अ स्मॉल न्यूक्लियस हैविंग पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज कैसे आया यहाँ पे, देखो याद करो ये जो अल्फा पार्टिकल्स थे ये कैसे थे, दे वर पॉजिटिवली चार्ज। और कोई चीज़ एक चीज़ से टकरा के दूर जा रही है यानी रिपेल हो रही है, तो रिपेल हो रही है तो क्यों हो रही होगी, क्योंकि दोनों का चार्ज सेम होगा, ठीक है। तो ऑफ कोर्स अल्फा पार्टिकल्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, तो न्यूक्लियस भी कैसा होगा, पॉजिटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो इसका जो रीज़न था वो ये था, बिकॉज सम ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स हैविंग पॉजिटिव चार्ज वर स्लाइटली डिफ्लेक्टेड बाय स्मॉल एंगल्स, ठीक है। अब तीसरा जो कंक्लूजन है हमारा दैट इज द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम। मतलब जो न्यूक्लियस है उसका साइज बहुत छोटा है इन कंपैरिजन टू एटम। ऐसा क्यों है, क्योंकि इतने सारे जो अल्फा पार्टिकल्स जो बॉम्बार्ड कराए गए थे गोल्ड फॉइल पे, गोल्ड एटम पे, ठीक है, उसमें से बहुत सारे तो स्ट्रेट चले गए, कुछ एक आधी अल्फा पार्टिकल ऐसा था जो क्या हुआ, जो टकरा के सीधा सीधा वापस आ गया, यानी 180 डिग्री पे बाउंस बैक हो गया। इसका मतलब कि जो चीज़ है, जो ऑब्स्टिकल है, उसका साइज काफ़ी छोटा है, ऑलराइट। सो बिकॉज वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स अपीयर टू रिबाउंड एंड मोस्ट ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड द मास ऑफ द एटम इज इन द न्यूक्लियस। ऐसा बोला क्योंकि ये जो न्यूक्लियस है ये हैवी भी है, ठीक है, और इसीलिए वो टकरा के उससे वापस आ गए।
तो इससे हमने क्या कंक्लूजन्स निकाले, ये हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं। सबसे पहला कंक्लूजन दैट मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम इज एम्प्टी। दूसरा कंक्लूजन कि एटम के अंदर कोई ना कोई रुकावट है, कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है, ठीक है। अब वो ऑब्स्टिकल क्या है, वो ऑब्स्टिकल पॉजिटिवली चार्ज है, प्लस उसकी जो वॉल्यूम है, उसका जो साइज है, इट इज़ वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द साइज ऑफ एटम। तो ये कंक्लूजन्स हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में हमसे पूछे जाते हैं। अब इन्हीं कंक्लूजन के बेसिस पे मिस्टर रदरफोर्ड ने अपना एटॉमिक मॉडल दिया, ठीक है। इनका जो मॉडल है आप लोग अपनी हायर क्लासेस में भी जाके पढ़ेंगे। इस मॉडल को हम लोग प्लानिटरी मॉडल भी बोल देते हैं, प्लानिटरी मॉडल, ठीक है। अब इन्होंने क्या हमको अपने मॉडल के बारे में बताया वो अब हम ध्यान से पढ़ते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला कि जो एटम है इट कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, ठीक है। कौन कौन से 2 पार्ट्स हैं, इन्होंने हमें क्या बताया कि जो एटम है, एटम के 2 पार्ट्स हैं। एक तो है सेंटर पार्ट यानी सेंट्रल पार्ट, ठीक है, और एक है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। अभी जो सेंट्रल पार्ट है इसको इन्होंने क्या नाम दे दिया, न्यूक्लियस नाम दे दिया। तो ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि जो रदरफोर्ड है उनके एक्सपेरिमेंट से किस चीज़ की डिस्कवरी हुई थी, तो उनके एक्सपेरिमेंट से डिस्कवरी हुई थी न्यूक्लियस की, राइट। सो इन्होंने एटम को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट इज न्यूक्लियस एंड सेकेंड इज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर रीजन, ठीक है। तो न्यूक्लियस जो होता है उसके बारे में उन्होंने क्या बोला कि पॉजिटिवली चार्ज है और इसका जो साइज है वो कैसा है, साइज इज वेरी स्मॉल, ओके, क्लियर है इतना। यहाँ पे एक चीज़ और बोली कि इसमें मास जो है एटम का इट इज़ कंसंट्रेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ओनली, ठीक है। मतलब एटम का जो मास है वो किधर कंसंट्रेटेड है, इट इज कंसंट्रेटेड इन द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। अगर मैं बात करूं तो आप याद कीजिए कि हमने ये देखा था थॉमसन्स के मॉडल में, उन्होंने ये चीज़ बोली थी कि मास ऑफ द एटम इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द एटम, मतलब पूरे के पूरे एटम में जो उसका मास है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट दैट वाज कंसिडर्ड एज रॉन्ग, ठीक है। तो इसीलिए रदरफोर्ड के इससे हमें ये 3 चीज़ें जानने को मिली न्यूक्लियस के बारे में, ठीक है। फिर इन्होंने क्या बोला कि न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उसके आसपास घूम रहे होते हैं इन द सेम मैनर जिस तरीके से सोलर सिस्टम में हमारे जो प्लैनेट्स होती हैं दे रिवॉल्व अराउंड द सन, ठीक है। तो इसीलिए इसको प्लानिटरी मॉडल भी बोला जाता है बिकॉज दे कंपेयर्ड हिज मॉडल, बिकॉज ही कंपेयर्ड हिज मॉडल विद द सोलर सिस्टम, ऑलराइट। तो चलिए अब हम देखते हैं इन्होंने अपने मॉडल ऑफ एन एटम के बारे में क्या बताया। एटम हैज़ अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, जो कि हमने आपको बता दिया है, at its center and most of the mass of the atom is in the nucleus. Most of the mass of atom कहाँ पे है, nucleus में located है। The electrons revolve around the nucleus same manner, ठीक है, जिस तरीके से planets revolve कर रही होती है, and the size of the nucleus is very small in compared to the size of atom, ठीक है। तो I hope आपको ये चीज़ समझ में आई होगी, ये एक डायग्राम बताया हुआ है आपको, ठीक है। अब यहाँ तक बातें समझ में आ गई, रदरफोर्ड का मॉडल भी भाई बहुत समझ में आ गया, एक्सपेरिमेंट भी बता दिया उन्होंने, जो थॉमसन की ड्रॉबैक्स थी वो रदरफोर्ड ने कंप्लीट कर दी। बट धीरे धीरे क्या हुआ, साइंटिस्ट ने जब इसके बारे में और स्टडी करी तो उनको ये समझ में आया कि इस वाले मॉडल ऑफ एटम में भी एक गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है कि इन्होंने बोला कि कुछ थ्योरीज के अकॉर्डिंग जब भी कोई चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, मतलब वो घूम रहा होता है, तो घूमते घूमते वो क्या करता है, वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है, ठीक है। तो जब वो एनर्जी रेडिएट करता है तो एक दिन ऐसा आएगा कि उसकी एनर्जी रेडिएट होते 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 एकदम खत्म हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी, और जिस दिन उसकी एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, वो न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, और जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में आके गिर गया तो जो एटम है वो अनस्टेबल हो जाएगा, राइट। यानी कि वो सर्कुलर मोशन की जगह कैसा मोशन फॉलो कर रहा है, वो स्पाइरल मोशन फॉलो कर रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे डायग्राम में भी। तो एक दिन क्या होगा, जब ये यहाँ पे घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, घूमते घूमते इसने अपनी एनर्जी कम करी तो इसकी स्पीड जो है यानी वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, फिर धीरे धीरे और कम होती जाएगी और एक दिन अल्टीमेटली इट विल फॉल इनसाइड द न्यूक्लियस। और जब ये गिर गया तो क्या होगा, एटम जो है वो अनस्टेबल हो जाएगा, यानी वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। तो ये इनकी डीमेरिट थी, ये इनका ड्रॉबैक था। तो चलिए एक बार इसको रीड करते हैं हम लोग। सो एनी पार्टिकल इन अ सर्कुलर ऑर्बिट
would undergo acceleration, and during acceleration the charged particle would radiate energy. So the revolving electrons would lose energy and fall into the nucleus, and the atom would be unstable. But we know that atoms are stable. So this was the drawback of Rutherford's atomic model. ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इस ड्रॉबैक को कैसे ओवरकम किया मिस्टर नील बोर ने, और उन्होंने अपना स्ट्रक्चर ऑफ एटम किस तरीके से दिया. सो थैंक यू एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे.